दिनांक 21 जुलाई वर्ष 2020, 10वीं कक्षा, साइंस 1, चैप्टर नंबर 3, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इस बार हम सीखेंगे कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर समीकरण नंबर 20, 21, 22 और 23 देखिए। यहाँ मैग्नीशियम Mg में O2 जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कार्बन में भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और ये MgH2 में से देखिए हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इसमें से H2 निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया तो Mg बन गया। CH3 इसमें से भी देखिए CH3 में से एक हाइड्रोजन निकल गया, दूसरे CH3 में से भी एक हाइड्रोजन निकल गया तो ये CH2 बन गया, यानी यहाँ भी H2 निकल गया, एक H इसमें से एक H इसमें से। तो बच्चों ये जो अभिक्रिया है, ऑक्सीजन का जुड़ जाना या फिर हाइड्रोजन का निकल जाना, मुक्त हो जाना, ये ऑक्सीकरण कहलाती है। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन नंबर 20, 21, 22 और 23 है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया कभी कभी ऑक्सीकारक के कारण भी होती है, जिसे इंग्लिश में ऑक्सीडेंट कहते हैं। ऑक्सीकारक किसे बोलते हैं? देखो बच्चों, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो नवजात ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। नवजात ऑक्सीजन, ये जो सिंबल आप यहाँ देख रहे हैं, बड़े कोष्ठक के अंदर O लिखा हुआ है, इसे नवजात ऑक्सीजन कहा जाता है। कभी कभी परीक्षा में पूछते हैं कि नवजात ऑक्सीजन किसे कहते हैं, तो उसके बारे में आप ये उत्तर यहाँ लिख सकते हैं कि नवजात ऑक्सीजन ये O2 अणु बनने से पूर्व की अवस्था है। ये ऑक्सीजन का अभिक्रियाशील रूप है व इसे, ये जो संकेत यहाँ बना है वो बनाना है और इस प्रकार दर्शाते हैं। ये नवजात ऑक्सीजन के बारे में अगर प्रश्न पूछे तो आप ये जानकारी लिख सकते हैं। तो ये जो है कुछ पदार्थ हैं जो नवजात ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, यही नवजात ऑक्सीजन फिर किसी पदार्थ से का ऑक्सीकरण करते हैं। तो ये जो पदार्थ हैं जो नवजात ऑक्सीजन मुक्त कराते हैं, इन्हें ही ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे यहाँ K2Cr2O7 और H2SO4 ये ऑक्सीकारक के रूप में काम कर रहे हैं। ये नवजात ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं और इसके वजह से क्या होता है, देखिए ये H2 यहाँ से निकल जा रहा है, इसमें से H2 निकल जाएगा और ये जो O है वो यहाँ जुड़ जाएगा, H2 की जगह पे आ जाएगा। तो पदार्थ क्या बनेगा? CH3COOH। इसके आगे आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, प्लस H2 जो यहाँ से जो H2 मुक्त हुआ है वो आप इसको यहाँ पर प्लस करके दिखा सकते हैं। जैसे कि मैं कैमरे से आपको दिखाऊं तो आपको समझेगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा इसको सुधार किया है तो आप समझेंगे। ये यहाँ से जो H2 मुक्त हुआ था, ये वाला H2, उसको मैंने यहाँ पर प्लस H2 ऐसा करके दिखा दिया। तो यहाँ भी देखिए हो क्या रहा है, यहाँ भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है पदार्थ में, ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये भी ऑक्सीकरण है, लेकिन ये ऑक्सीकारक के वजह से हो रहा है। अक्सर ऑक्सीकरण होता क्यों है? ऑक्सीजन से जुड़ने के वजह से, या तो हवा की ऑक्सीजन से क्रिया होगी या किसी चीज़ को जलाएंगे तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगी और इसका ऑक्सीकरण होगा। लेकिन ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसमें ऑक्सीकारक उस पदार्थ में डालते हैं और उसमें नवजात ऑक्सीजन मिलता है और फिर वो उसकी वजह से ऑक्सीकरण होता है। तो ये जिस तरह से ये ऑक्सीकारक हैं, इसी तरह और भी ऑक्सीकारक होते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण हैं, K2Cr2O7 H2SO4, यहाँ पर भी वही है, K2Cr2O7 H2SO4। इसके अलावा KMNO4 H2SO4, ये भी ऑक्सीकारक अभिकर्ता हैं। हम लोग किताब में देखते हैं, कैमरा में बंद करता हूँ। उसी प्रकार देखिए ये O3 यानी कि ओजोन गैस, ये भी ऑक्सीकारक ही है, क्योंकि देखिए इससे भी नवजात ऑक्सीजन मिलता है। O3 में से अगर ऑक्सीजन का एक अणु मुक्त हो जाए तो एक नवजात ऑक्सीजन मिल जाएगा। ऐसे ही H2O2 है, ये जो H2O2 है इसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी कहते हैं। H2O2 में से भी जब पानी का अणु बनता है तो एक नवजात ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि H2O2 भी एक ऑक्सीकारक है।
K2Cr2O7H2SO4 इसका तो हम अब ऊपर भी देख चुके हैं कि कैसे नवजात ऑक्सीजन दिया। तो K2Cr2O7H2SO4 इसमें से भी नवजात ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए ये भी एक ऑक्सीकारक अभी करता है। ऐसे ही KMNO4H2SO4 ये भी जहाँ होते हैं वहाँ नवजात ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं और ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कराते हैं, इसलिए यह भी एक ऑक्सीकारक है। अब एक और परिभाषा यहाँ पर बनने वाली है, एक रिएक्शन के द्वारा एक और नई परिभाषा समझने वाले हैं कि ऑक्सीकरण और किसे कहते हैं। यहाँ पर आप एक रिएक्शन देख सकते हैं KMNO4 + FeSO4 + H2SO4। यहाँ पर ऑक्सीकारक कौन है आप पहचान सकते हैं। हमने यहाँ पर ऊपर देखा था एक KMNO4 और H2SO4, यहाँ भी देखिए KMNO4 H2SO4, ये ऑक्सीकारक है। किसका ऑक्सीकरण करेंगे? ये जो बीच में FeSO4 है ये इसका ऑक्सीकरण करेंगे। तो हुआ क्या है देखिए, रिएक्शन में क्या बना है, हम मेन इस पे ध्यान देंगे। ये जो FeSO4 था वो यहाँ पर Fe2SO4 थ्राइस बन गया। कैसे बन गया, हुआ क्या, उसका स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया है। देखिए ये 10 FeSO4 को 2 FeSO4 लिखा और ये जो 5 FeSO4 थ्राइस था यहाँ पर इसको एक ही बार लिखा है। ये ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए यहाँ पर 5 और यहाँ पर 10 है। यदि इसे हम लोग छोटा करें, कैंसिल करें तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। इसलिए 10 FeSO4 को 2 FeSO4 लिखा और जो 5 SO4 थ्राइस है इसे एक ही बार लिखा है। तो यहाँ ये समझा रहे हैं कि FeSO4 ये Fe2SO4 थ्राइस कैसे बना है, उसका एक्सप्लेनेशन है ये। तो इन दोनों यौगिक को नीचे लिख दिया क्योंकि ऑक्सीकरण इसी का हुआ है। अब इसके आगे देखिए FeSO4 को भी यहाँ पर इसको आयनिक रूप में लिख दिया है, Fe2 + SO4 2 माइनस। इसमें क्या होता है, कोई भी यौगिक में जो पहला जो तत्व होता है वो धन आयन होता है, दूसरा वाला ऋण आयन होता है। तो ये SO4 ट्वाइस, SO4 का जो संयोजकता है 2 होती है, इसलिए यहाँ 2 लिखा है। और Fe की संयोजकता भी 2 होती है, कभी 2 होती है, कभी कभी 3 भी होती है। तो यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है। देखिए अब हुआ क्या कि ये जो Fe2+ है ये 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है और उसके वजह से इसमें एक धन आयन बढ़ जाता है। तो ये जो 2+ था वो 3+ हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जब भी मुक्त होगा तो धन आयन बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे, मैं थोड़ा विस्तार से आपको समझा देता हूँ। देखिए होता क्या है कि किसी भी परमाणु में धन आयन और ऋण आयन की संख्या समान होती है, इसलिए वो परमाणु न्यूट्रल होता है, उसमें कोई आवेश नहीं होता, वो आवेश रहित होता है। यहाँ ये +4 है और -4 है, +4 -4 मिलके 0 हो गए। लेकिन जैसे ही इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यदि कम हो गया तो प्लस तो 4 ही है, लेकिन माइनस कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण अब माइनस यहाँ 3 ही बचे हैं। तो +4 में से -3 यदि गया तो +1 बचेगा, यानी एक धन आवेश यहाँ बढ़ गया है 1 इलेक्ट्रॉन के जाने से, मुक्त होने। ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन अगर मुक्त हो जाए तो ये +4 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया तो ये -2 ही बचा ना। तो यहाँ पर सॉल्व होगा तो +2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो धन आवेश भी यहाँ बढ़ गया। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, मुक्त निकलते जाएंगे, वैसे वैसे धन आवेश बढ़ता चला जाएगा। और वही चीज़ यहाँ पर भी हुई है। ये जो Fe2+ था इसमें से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते ही ये Fe3+ बन गया। SO4 तो अभी भी यहाँ पर ये ट्वाइस ही है, यहाँ पर भी 2- था, यहाँ पर भी 2- था, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन यहाँ पर नहीं हुआ है। अब ये Fe3+ के पीछे 2 कैसे आया? क्योंकि यहाँ Fe2 था इसलिए ये 2 यहाँ पर आ गया है। Fe के नीचे जो 2 है वही यहाँ पर 2 आ गया है। ऐसे SO4 के नीचे जो 3 था ब्रैकेट के बाहर, वही 3 यहाँ पर SO4 के पीछे आ गया है।
तो अब देखिए ये अभी Fe का जो संयोजकता है वो 3+ दिख रहा है और SO4 की संयोजकता 2- दिख रहा है। तो यौगिक लिखते समय हम क्या करते हैं, क्रॉस संयोजकता क्रॉस में लिखते हैं। तो इसीलिए देखिए ये इस परमाणु की तरफ देखिए, ये Fe2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ SO4 की जो वैलेंसी है वो 2 है, 2- है ना, तो इसीलिए Fe2 लिखा। और SO4 ब्रैकेट के बाहर 3 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ Fe3 था, इसीलिए SO4 3 बन गया। क्रॉस में हम लोग लिखते हैं, संयोजकता क्रॉस में लिखते हैं यौगिक लिखते समय, मैंने पहले भी बताया था। आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके सुनना तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए ये Fe+2 था तो इसे फेरस कहते हैं, और Fe3+ हो गया तो फेरिक कहते हैं, इसीलिए ये फेरस सल्फेट कहलाया जाएगा। और ये जो है ये फेरिक सल्फेट कहलाया जाएगा। तो यहाँ पर हुआ क्या, ये जो फेरस में से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ और वो फेरिक बना, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि FeSO4 का यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। इसलिए यहाँ एक नई परिभाषा बन रही है कि एक या अधिक इलेक्ट्रॉन खोना, यह भी ऑक्सीकरण की ही परिभाषा है, ये भी ऑक्सीकरण की ही क्रिया दर्शाती है। तो अब आप समझ गए होंगे, मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ अब तक जो चर्चा हुई, कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का मुक्त हो जाना यानी निकल जाना, या किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ जाना अथवा इलेक्ट्रॉन का जुड़ जाना, इन तीनों में से एक भी प्रकार है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। और इसी का ठीक उल्टा होता है अपचयन में। अपचयन के पहले हम लोग, ये प्रश्न छूट गया था, ये थोड़ा सोचिए में, देखिए 2 प्रश्न पूछे गए हैं, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। पेयजल के शुद्धिकरण के लिए किस ऑक्सीकारक का उपयोग होता है? तो पेयजल की शुद्धिकरण के लिए जो क्लोरीन युक्त ऑक्सीकारक होते हैं उसका उपयोग होता है। ये मैंने आंसर यहाँ पर लिखा है, जो क्लोरीन युक्त ऑक्सीकारक होते हैं उसका उपयोग होता है पेयजल की शुद्धिकरण के लिए। तो आप लोग लिख लेना नोटबुक में अच्छी तरह से। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि पानी की टंकियों की सफाई करते समय पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पर नोटबुक में लिखा है, आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए और अपने नोटबुक में लिख लीजिए। मैं बोल भी देता हूँ, यदि ठीक से ना दिखाई दे रहा हो तो आप सुन के भी लिख सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीकारक है। यह पानी में घुले हुए लोहे, मैग्नीज तथा हाइड्रोजन सल्फाइड को अघुलनशील ठोस कणों में परिवर्तित कर देता है, जिसे छानकर अलग करना आसान हो जाता है। इसलिए पोटेशियम परमैंगनेट विषाणु की वृद्धि और विकास को भी नियंत्रित करता है। इसीलिए पानी की टंकियों में सफाई करते समय पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है। तो ये पहले और दूसरे का आंसर मैंने आपको बता दिया है। यदि समझने में कोई दिक्कत हो तो वीडियो आप बार बार बैक करके रिपीट करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझसे संपर्क करिए, मैं आपकी शंका निवारण करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो ऑक्सीकरण के बाद अब अपचयन क्रिया किसे कहते हैं वो समझ लीजिए। तो जो मैंने ऑक्सीकरण में बताया ना, ठीक इसका उल्टा अपचयन में है। मैंने ऑक्सीकरण में क्या बताया, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये ऑक्सीकरण है। ठीक इसी का उल्टा अपचयन है। ऑक्सीजन का निकल जाना, मुक्त होना, अथवा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का जुड़ जाना, ये तीनों ही क्रिया अपचयन क्रिया कहलाती हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ बताइए तो में समीकरण नंबर 6 देखने के लिए कहा गया है और पूछा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो समीकरण नंबर 6 ये आपको पेज नंबर 33 में दिखाई देगा। पेज नंबर 33 में देखिए, वनस्पति तेल, इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की गई 60 डिग्री तापमान पर निकल की उपस्थिति में, तो वनस्पति घी बना। यहाँ देखिए वनस्पति तेल में हाइड्रोजन गैस जुड़ रहा है, हाइड्रोजन गैस का जुड़ना ये ऑक्सीकरण का ठीक उल्टा हो रहा है, तो ये एक अपचयन क्रिया कहलाएगी।
कहलाई जाएगी। तो इसका उत्तर आपको मिल गया। उसने पूछा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये एक अपचयन अभिक्रिया है। अब यहाँ पर ये भी समझ लीजिए रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। कभी कभी कुछ रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है, उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे रिएक्शन नंबर 26 को देखिए, यहाँ कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन मुक्त हुआ और वो कॉपर बन गया। कॉपर ऑक्साइड था, इसमें से ऑक्सीजन निकला तो ये कॉपर बन गया। तो ऑक्सीजन का मुक्त होना ये अपचयन है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड का यहाँ अपचयन हुआ है। ऐसे ही हाइड्रोजन गैस देखिए, ये H2O बन गया, यानी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो हाइड्रोजन का यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, इसलिए यह रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाई जाएगी। यहाँ पर देखिए दिया भी है संकेत के माध्यम से कि रिडॉक्स अभिक्रिया यानी कि अपचयन प्लस ऑक्सीकरण। तो जिसमें दोनों क्रिया हो, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रिया होती हैं, उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर 2 रिएक्शन दिया गया है और पूछा है हमें पहचानना है कि कौन सा यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, यानी ऑक्सीकारक कौन है और अपचायक कौन है। तो देखिए यहाँ पर H2S में, यहाँ पे देखिए H2 में से ये H2O बन गया है, यानी कि H2S में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो H2O बन रहा है। इसका मतलब यहाँ H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है तो H2O बन गया, क्योंकि यहाँ पर H2S में से S निकल करके ऑक्सीजन जुड़ गया है तो यहाँ H2S का ऑक्सीकरण हो गया। और यहाँ SO2 देखिए S बन रहा है, यानी कि SO2 में से ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है तो SO2 का अपचयन हो रहा है। तो यहाँ SO2 अपचायक है और H2S जो है वो ऑक्सीकारक है। H2S यहाँ पे ऑक्सीकारक है। ऐसे ये वाले रिएक्शन देखिए, रिएक्शन नंबर 28, MnO2, यहाँ पर MnCl2 बन गया। इसमें MnO2 में से ऑक्सीजन मुक्त हो गया, निकल गया है, तो ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। तो ये अपचायक है, MnO2 अपचायक है। और HCl देखिए H2O बन रहा है, यानी HCl में से Cl निकल गया और ऑक्सीजन जुड़ गया तो HCl का यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है तो HCl यहाँ पर अपचायक है, सॉरी ऑक्सीकारक है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और आप ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ HCl में से भी देखिए हाइड्रोजन निकल गया और क्लोरीन गैस बन गया, तो हाइड्रोजन का निकलना ये भी एक ऑक्सीकरण कहलाता है। तो दोनों ही तरह से यहाँ पर HCl का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा, Cl निकल गया, ऑक्सीजन जुड़ा तो भी यहाँ ऑक्सीकरण हुआ। और यहाँ HCl में से देखिए हाइड्रोजन निकल गया और क्लोरीन गैस बनी तो वो भी ऑक्सीकरण ही हुआ। तो ये ऑक्सीकारक है HCl और अपचायक है MnO2। फिर यहाँ पर एक प्रश्न है, ऑक्सीकरण अर्थात इलेक्ट्रॉन खोना, तो अपचयन अर्थात क्या। अपचयन हमेशा ऑक्सीकरण का उल्टा होता है। यदि ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन को खोना है तो अपचयन इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना होगा। Fe3+ का अपचयन होकर Fe2+ का निर्माण होना, यह अपचयन अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन का उपयोग करके लिखिए। तो कैसे लिखना है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बोल भी दे रहा हूँ, तो आपको समझ में अगर दिखने में तक दिक्कत होगी तो आप लिख सकते हैं। ये Fe3+ है। अब अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है तो मैंने प्लस इलेक्ट्रॉन लिखा है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन मुक्त, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो मैंने एरो के राइट साइड में प्लस इलेक्ट्रॉन लिखा है। और अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, इसलिए मैंने एरो के लेफ़्ट साइड में प्लस लिखा है। Fe3+ में प्लस इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये Fe2+ आ गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब ऋणात्मक कण जब कम होते हैं तो धन आयन बढ़ता है और माइनस यदि बढ़ेगा तो धन आयन कम होता जाएगा।
तो Fe3+ था, इलेक्ट्रॉन आते ही Fe2- हो गया, यानी धन आयन कम हो गया, तो अपचयन हो गया। तो ये रिएक्शन है। फिर एक प्रश्न पूछा है कि घर में रखे एल्युमिनियम के बर्तनों के पृष्ठभाग की चमक कुछ दिनों बाद कम हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो एल्युमिनियम जो है वो हवा की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, यानी कि उसका ऑक्सीकरण होता है और बनता क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। देखिए मैंने यौगिक कैसे लिखा, एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है तो इसलिए O के नीचे 3 लिख दिया। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है इसलिए Al के नीचे 2 लिख दिया। क्रॉस में लिखते हैं हम लोग हमेशा। तो एल्युमिनियम ऑक्सीजन से संयोग करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है जो कि काले रंग का होता है। इसलिए अक्सर एल्युमिनियम के बर्तन में काले रंग के एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिसके कारण उसकी चमक कम हो जाया करती है। यहाँ पर वही चीज़ समझाई गई है कि परमाणु पर या आयनों पर धन आवेश बढ़ता है या ऋण आवेश कम होता है तो ऑक्सीकरण कहते हैं उसे, और जब धन आवेश कम होता है यानी कि ऋण आवेश बढ़ता है तो उसे अपचयन कहते हैं। यही चर्चा हमने ऊपर किया था, उसी को सारांश में यहाँ पर लिखा हुआ है। ये Fe का ऑक्सीकरण करेंगे तो FeO बन जाएगा और FeO का अपचयन होगा तो Fe बन जाएगा। ये रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ लिखिए। वैसे यहाँ पर भी है, FeO का ऑक्सीकरण हुआ यानी ऑक्सीजन जुड़ा तो Fe2O3 बन गया और Fe2O3 का अपचयन हुआ यानी कि ऑक्सीजन मुक्त हुआ तो FeO बन जाएगा। तो ये था रिडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। इस वीडियो से संबंधित कुछ प्रश्न भी मैं आपसे पूछूंगा और वो आपको लिख करके ग्रुप में भेजना है। चैप्टर का जो अगला हिस्सा है क्षरण व बदबू, वो हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।